हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं विकास। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम लोगों ने पूरे पाठ का डिस्कशन किया तथा पाठ के अंतर्गत दिए हुए प्रश्नों का उत्तर को जाना। फ्रेंड्स, अब बारी है अभ्यास के प्रश्न के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभ्यास के जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सारे को देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, प्रश्न 2 ऊपर था, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पे 12 प्रश्न है, जो कि फ्रेंड्स हम लोग बारी बारी से हम लोग सबका उत्तर जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सभी प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न 1 है, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु आधे आधे बौने थे। इससे क्या कहा जा सकता है? लंबे जनक पौधे की आनुवांशिकता रचना निम्नलिखित थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जैसे ही बोलेगा कि आधे आधे बौने थे, आधे बौने का मतलब होता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 2 में कैपिटल टी और स्मॉल टी दिखा रहा है। इन दोनों में से हम लोग कैसे सही आंसर तक पहुँचेंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे और लंबे जनक की आनुवंशिकता रचना निम्न थी। और यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए, एक प्रयोग में लंबे पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे। तो सफ़ेद पुष्प में जाना है, तो सफ़ेद पुष्प को डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तर हम लोग का सी आ जाएगा। आगे है फ्रेंड्स, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंग देखिए फ्रेंड्स, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। तो हमारा हाथ भी आगे होता है और कुत्ते का अग्रपाद समजात अंग हो जाएगा। हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ये भी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आलू एवं घास के ऊपरी भूअस्तारी, तो ये सब समजात अंग के उदाहरण सभी हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो फ्रेंड्स, हम लोग एक मनुष्य हैं, तो देखिए, चीन के विद्यार्थी से हम लोग की अधिक संभावना मतलब अधिक समानता होगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे तो ये सब नहीं होगा, हम लोग को राइट ऑप्शन नहीं मिल चुका है। आगे है फ्रेंड्स, देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। एक अध्ययन से पता चला है कि हल्के रंग की आँख वाले बच्चों के जनक माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती है। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आँख के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, इस विवरण के आधार पर हम यह नहीं कहा जा सकता कि आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी, क्योंकि जनक माता पिता दोनों में ही आंखें हल्के रंग की है। यह हो सकता है कि माता पिता तथा पिता में जीन के दोनों विकल्पी अप्रभावी हों, इसलिए आंखें के रंग का दूसरा विकल्प है ही नहीं, अतः संतान के हल्के रंग की आंखें पाई गई। अगर दूसरी साधारणा पर विचार करें कि आँखों का हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है, तो इस अवस्था में कुछ बच्चों की आंखें गहरे रंग की होनी चाहिए, क्योंकि अप्रभावी लक्षण 4 में से 1 जो है बच्चे का 3:4 में व्यक्त होना चाहिए। आगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, जैव विकास तथा वर्गीकरण का आधार
का अध्ययन आपस में किस प्रकार संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, जैव विकास के अध्ययन से पता चलता है कि पहले उत्पन्न जीवों का शरीर बाद में उत्पन्न जीवों के शरीर सरलतम है, अर्थात जीवों के शरीर में सरलता से जटिलता की तरफ विकास हुआ है। यही आधार वर्गीकरण का भी है। जीवों को शरीर के डिजाइन के आधार पर ही उनको विभिन्न वर्गों में रखा गया है। अतः जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन परस्पर संबंधित है। आगे है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, समजात अंग एवं समरूप अंग को उदाहरण देकर समझाइए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, जो समजात अंग होते हैं उन अंगों को जो अलग अलग स्पेसीज के जीव में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु आधारभूत संरचना में एक समान है, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी का पंख तथा मनुष्य का हाथ दोनों ही रूपांतरित अग्रपाद हैं। तो फ्रेंड्स ये समजात अंग हो गया। अब देखिए समरूप अंग, ऐसे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य करते हैं परंतु उनकी आधारभूत रचना समान नहीं होती है, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए तितली के पंख, कबूतर के पंख दोनों ही उड़ने का कार्य करते हैं परंतु कबूतर के पंख में हड्डियां होती है, तितली के पंख में नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो है समरूप अंग हो जाएंगे। आगे है, कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, इसके लिए एक शुद्ध काली खाल वाले कुत्ते, इसको बीबी ले लिया है, तथा एक शुद्ध सफ़ेद खाल वाली कुतिया, इसको स्मॉल बीबी से डिनोट किया है, का चयन किया जाता है। उसका समय पर संकरण कराएं। यदि उससे उत्पन्न सभी पिल्ले यानी कि कुत्ते के बच्चे काली खाल वाले हैं तो काली खाल का लक्षण प्रभावी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुत्ता जो है काली खाल वाला था और कुतिया जो था सफ़ेद खाल वाली थी, मतलब सफ़ेद रंग की दिखने वाली थी, तो इसको स्मॉल बी यहाँ F1 जनरेशन कराया गया। तो सभी जो बच्चे हुए काली खाल वाले हुए, तो यहाँ पर ये जो काली खाल वाला था ये प्रभावी रंग हो गया और ये जो रंग था वो छिपा हुआ रह गया, तो यहाँ पे ये प्रभावी लक्षण कहलाएगा। आगे है, विकासकीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, जीवाश्म पुराने जीवों के अवशेष अथवा चिन्ह या साँचे होते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन से पता चलता है कि अमुक जीव कब पाया जाता था, कब लुप्त हो गया, जीवों के विकास क्रम में पहले जीवों की संरचना कैसी थी और बाद में उनमें क्या क्या परिवर्तन होते गए। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, किन परिणामों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, वैज्ञानिक JBS हॉल्डेन ने 1929 में सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। स्टेर्नल एल मिलर तथा हेराल्ड सी उरे ने 1953 में प्रयोग किए और परिणाम दिए कि सरल कार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणु उत्पन्न हो सकते हैं। उन्हें ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राथमिक वातावरण के समान था, जिसमें अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैसें तो थी परंतु स्वतंत्र ऑक्सीजन नहीं थी। पात्र में जल भी था। इस सम्मिश्रण को 100 डिग्री से कुछ कम ताप पर रखा गया। गैसों के इस मिश्रण में कृत्रिम रूप से समय समय पर चिंगारियां उत्पन्न की गई, जैसे कि आकाश में त्वरित बिजली उत्पन्न होती है। इस प्रयोग में देखा गया कि 15% मीथेन का कार्बन उपयोग हुआ और सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो गए। इन कार्बनिक यौगिकों में विभिन्न एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुए।
जो कि प्रोटीन के अणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। उपयुक्त परिमाण के आधार पर हम परिकल्पना कर सकते हैं कि शायद जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। प्रश्न नंबर 10 है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती है। व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा अलैंगिक जनन में जनक एक ही होता है और उसी का डीएनए संतति में जाता है। अतः संतति में विभिन्नता तभी आती जब डीएनए प्रकृति में त्रुटियां हो जो कि न्यून होती है। लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं जो कि डीएनए का एक सेट संतति को प्रदान करते हैं। इससे संतति में विभिन्न लक्षणों का समावेश होता है और अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन में विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। लैंगिक जनन से उत्पन्न विभिन्नताओं में जीन डीएनए में परिवर्तन के कारण होती है। अतः ये स्थिर होती है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। प्राकृतिक चयन के कारण वही विभिन्नताएं प्रगति करती है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। अतः समय काल में मौजूदा पीढ़ी अपने पूर्वजों से इतनी भिन्न हो सकती है कि वे उनसे लैंगिक जनन न कर पाए और एक अन्य स्पीशीज के रूप में उभर कर आ जाए तथा जीवों के विकास में सहायक हो। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि मटर के गोल बीज वाले लंबे पौधे का यदि झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधे से संकरण कराया जाए तो F2 पीढ़ी में लंबे या बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार स्वतंत्र लक्षण रूप से वंशानुगत होते हैं। यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो चित्र में दर्शाया गया प्रयोग सफल नहीं हो सकता, क्योंकि दो लक्षण R तथा Y सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे तथा स्वतंत्र रूप से आहरित नहीं हो सकते। मानव में जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र अणु के रूप में होते हैं। इनमें से प्रत्येक एक गुणसूत्र का निर्माण करता है। इसीलिए प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रतिकृति होती है, जिनमें से एक उन्हें नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जनक कोशिका से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनन कोशिका यानी कि युग्मक में जाता है। जब दो युग्मक यानी कि गैमेट्स का संलयन होता है तो इससे बने युग्मज यानी कि जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या पुनः समान हो जाती है। इस प्रकार लैंगिक जनन द्वारा संतति के जनक कोशिकाओं जैसे ही गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चित्र में दिखाया गया है दो अलग अलग लक्षणों का स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दो लक्षण वाले बीज लिया गया है। एक तो ये गोल है और हरा है और दूसरा बीज जो है झुर्रीदार है तथा पीला है। इस दोनों में क्रॉस कराया गया है तो F1 जनरेशन में तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गोल और पीला यहाँ पे मिला है बीज। फिर गोल और पीला के बीच यहाँ पे F1 जनरेशन कराया गया तो फ्रेंड्स गोल पीला यहाँ पर जो इसका अनुपात 9 मिला और संख्या था 315। गोल और हरा 3 इसका अनुपात था 108 बीज था। 101 झुर्रीदार और पीला बीज मिला जिसमें 3 अनुपात था और 32 झुर्रीदार हरा बीज मिला जिसका अनुपात 1 था। टोटल 556 बीज थे। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है,
केवल दो विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव यानी व्यष्टि के लिए उपयोगी होती है समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो क्यों एवं क्यों नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि ये विभिन्नताएं एकल जो है जीव यानी व्यष्टि के लिए उपयोगी है, वे वर्तमान पर्यावरण के अनुकूल है और प्राकृतिक चयन प्रक्रम में वे अपना अस्तित्व प्रमुख हो जाएंगे क्योंकि इनकी विभिन्नताएं लक्षण परिवर्तित पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं, प्रकृति में सफल रहेंगे तथा अपनी संतति को सतत बनाए रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने आज अभ्यास प्रश्न को भी पूरा यहाँ 12 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियोज़ को पूरा देखें।